तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आंटी अगाथा और अंकल रोजर की आयु का अनुपात 5:6 है। यही अनुपात उनके बच्चों सुजैन और बर्नार्ड की आयु का अनुपात है। यदि सुजैन और आंटी अगाथा की आयु का योगफल 5 वर्ष पूर्व 60 था, तो 5 वर्ष पश्चात बर्नार्ड यानी कि जो उनका लड़का है और अंकल रोजर की आयु का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम एब्रिविएशन यानी कि संक्षिप्त वर्डों का इस्तेमाल करेंगे। उन वर्डों को आप समझ लें कि जो अगाथा हैं, जो आंटी अगाथा हैं, उनको हम किससे डिनोट करेंगे, तो उनको हम डिनोट करेंगे किससे, तो हमने बोला ए से, अगाथा को ए से, ठीक है। अंकल जो रोजर हैं, तो रोजर को हम किससे डिनोट करेंगे, तो रोजर को हम डिनोट करेंगे आर से, ठीक। उसके बाद हम बात करें कि कौन है, सुजैन। सुजैन को हम किससे दर्शाएंगे, तो सुजैन जो है उनको हम एस से दर्शाएंगे। और फिर क्या है, बर्नार्ड, तो बर्नार्ड को हम बी से दर्शाएंगे, ठीक है। इनके लिए हमने एब्रिविएशन इस्तेमाल कर लिए, कौन कौन से, रोजर के लिए आर, सुजैन के लिए एस, बर्नार्ड के लिए बी, ये 4 लोग हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में कि क्या क्या दिया है भाई। तो क्वेश्चन में अगर हम आए और देखें कि भाई क्या क्या हमको गिवन है, तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट के हिसाब से जाना है। इन्होंने बोला कि आंटी अगाथा और अंकल रोजर की आयु का अनुपात 5:6 है। किस किस की, आंटी अगाथा और अंकल रोजर की आयु का अनुपात कितना है, 5:6। तो अगाथा मतलब ए और रोजर मतलब आर की आयु का अनुपात कितना है, 5:6, ठीक है। एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा बोल रहे हैं यही अनुपात उनके बच्चों सुजैन और बर्नार्ड का भी है, यानी कि सुजैन और बर्नार्ड का भी अनुपात कितना है, आयु का अनुपात 5:6 है, ठीक है। एक चीज से और फ्री हो गए। इसके बाद यदि सुजैन और आंटी अगाथा की आयु का योगफल 5 वर्ष पूर्व 60 था, 5 वर्ष पूर्व 60 था, आंटी अगाथा और सुजैन की आयु का योग क्या दिया, योगफल आपको दिया है कितना, 60 था। तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम आंटी अगाथा की आयु को मान लेंगे 5x और रोजर अंकल जो है उनकी आयु को मान लेंगे हम 6x, क्योंकि अनुपात है, अनुपात से यदि आप संख्या बनाते हैं, आयु बनाते हैं, तो 5x और 6x मानना पड़ेगा। इसी प्रकार हम सुजैन की आयु का यहाँ पर 5y मान लेंगे और यहाँ पर 6y। तो आप कहेंगे सर ये तो अनुपात एक ही है, तो एक ही वेरिएबल क्यों नहीं लगाया। तो आपको बात समझ में आ रही कि ये अनुपात है सुजैन और बर्नार्ड की आयु का, जबकि ये अनुपात है अगाथा और अंकल रोजर की आयु का। तो यहाँ पर इनका वेरिएबल कुछ और होगा, यानी कि इनकी आयु अलग होगी, इनकी आयु अलग होगी। अगर सेम वेरिएबल लगा देंगे तो इनकी आयु बराबर हो जाएंगी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अंकल और आंटी की आयु उनके बच्चों की आयु के बराबर हो, ठीक है ना। तो चलिए अब इस पर हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या बोला कि सुजैन और आंटी अगाथा की आयु का योगफल 5 वर्ष पूर्व 60 था, ठीक है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें कि उनकी आयु कितनी है, उनकी आयु का योग कितना है वर्तमान में। वर्तमान में अगर हम बात करें तो अगाथा और सुजैन की आयु का योग कितना है, तो आप कहेंगे सर 5x प्लस 5y, सुजैन की 5y है, इतना आएगा। लेकिन आपको दिया क्या है, आपको दिया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व योग कितना था इनकी दोनों की आयु का, यानी कि आंटी अगाथा और सुजैन की आयु का योग कितना था, तो आप कहेंगे सर 60 वर्ष था। कितना, 60 वर्ष था। वाई मत लगाइए क्योंकि वाई वहाँ पर वेरिएबल में लिया है, तो आप परेशान ना हो, तो हिंदी लिख लेना पर वर्ष था। कितना था, 60 वर्ष था। तो ये 5 वर्ष पूर्व था। तो बताइए वर्तमान में इनकी आयु का योग क्या होगा। तो आपको पता है कि वर्तमान में आने के लिए आंटी की आयु भी 5 वर्ष बढ़ेगी और अगाथा की भी 5 बढ़ेगी। तो मतलब योग टोटल कितना बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 10 बढ़ जाएगा। तो वर्तमान में इन दोनों की आयु का योग कितना है, तो वर्तमान में योग कितना है, तो आप कहेंगे सर 70 वर्ष। कितना है, 70 वर्ष। तो हमारे पास कितना है, 5x प्लस 5y बराबर 70। तो आप कर देंगे सर 5x प्लस 5y बराबर 70 वर्ष। यहाँ से x प्लस y की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो 70 में किससे 5 से भाग लगा देंगे, तो 14 पंजे कितना होता है 70,
तो यहाँ पर 14 वर्ष आ गया x प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 14 वर्ष के बराबर आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की। तो 5 वर्ष पश्चात बर्नार्ड और अंकल रोजर की आयु का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए वर्तमान में सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्तमान में बर्नार्ड और अंकल रोजर की आयु का योग कितना है। किसमें बात करते हैं हम, वर्तमान में। तो अंकल रोजर की आयु है 6x और बर्नार्ड की आयु है आपकी 6y। तो यहाँ से अगर आप 6 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास है, कितनी है, तो आप कहेंगे x प्लस वाई की वैल्यू 14 है। तो यहाँ पर 6 इंटू क्या कर देंगे आप, 14 कर देंगे। तो 14 छिंगे कितना हो जाएगा, 84 वर्ष। वर्तमान में इनकी जो आयु का योग है किसका, तो आप कहेंगे सर रोजर अंकल की और प्लस बर्नार्ड की जो वर्तमान में आयु का योग है वो है आपका 6x प्लस 6y। 6 कॉमन ले लिया तो x और y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, पता है आपको, 14 रख दिए, 14 छिंग 84। यानी कि वर्तमान में अंकल रोजर और बर्नार्ड की आयु का जो योग है वो कितना है, 84 वर्ष है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, 5 वर्ष पश्चात। कितने वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में इनकी आयु का योग कितना होगा। तो आपको पता है 5 वर्ष बाद अंकल रोजर की भी आयु 5 साल बढ़ेगी और बर्नार्ड की आयु भी 5 साल बढ़ेगी। तो जो कुल योग है इनकी आयु का वो कितना बढ़ जाएगा, 10 साल। तो हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष बाद जो योग है वो कितना होगा। तो देखिए आप कहेंगे 84 में 84 में आप 10 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 94 ईयर्स यानी कि वर्ष। तो 94 वर्ष इनका 5 साल बाद आयु का योग होगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई है किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। सारे स्टेपों को लिखा है जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक बार आप कर लेंगे तो आपको पता है कितनी चीज़ें लिखनी है आपको, कितनी नहीं। आपको वर्तमान लिख के कहीं नहीं दिखाना है, 5 वर्ष लिख के कहीं नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्ट नंबर्स पर वर्क करना है पेपर में। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है 2880 रुपये की राशि को 7:11 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो दीर्घतम भाग होगा, मतलब बड़ा वाला भाग आपको बताना है कितना है। सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कुल राशि कितनी है 2880, उसको 2 भागों में बांटना है, एक भाग और दूसरा भाग, और इन दोनों भागों का अनुपात कितना है, तो 7:11 के अनुपात में। मतलब पहला भाग यदि 7 है तो दूसरा भाग कितना है, 11 है। तो अब आपको पता है कि भाई इनका जो योग है, अगर हम उनके योग की बात करें तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 + 11 यानी कि 18। तो 18 की वैल्यू किसके बराबर दी है आपको, 2880 के बराबर। क्यों है, तो ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि 2880 रुपये की राशि को ही 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग और दूसरे भाग के यदि अनुपात 7:11 है, मतलब पहला भाग यदि 7 है तो दूसरा भाग कितना है, 11 है। तो दोनों का कुल योग 18 हो गया। तो ये 18 किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 2880 के बराबर। तो 11 के 18, ये आपका 18 था, 7 और 4 11, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 2880 डिवाइड बाई क्या कर दीजिए 18। 18 ही कम 18, 10 बचेगा, 108 हो जाएगा। 18 छिंगे 108, ठीक है, 18 छिंगे कितना हो जाएगा 108। तो 160 बार कट गया ये। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 160। हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, दीर्घतम भाग की वैल्यू निकालनी है। तो दीर्घतम भाग कौन सा है आपका, तो आप कहेंगे 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप कहेंगे सर दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब दोनों तरफ आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 11 छिंगे 66 की 6 हासिल में 6, 11 ही कम 11 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 17 और 1 0, 1760। 1760 आपका क्या हो जाएगा आंसर, किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आप तक पहुंच गई, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चावल के मूल्य में 20% तक की गिरावट हो गई तो कितने प्रतिशत से
चावल की खपत में बढ़ोतरी हो सकती है जिससे कि समस्त बजट परिवर्तित ना हो, जिससे कि समस्त बजट परिवर्तित ना हो। तो देखिए इसको समझते हैं कैसे। बजट की अगर हम बात करें कि बजट में कोई परिवर्तन ना हो तो चावल के मूल्य में क्या हो रही है भाई, गिरावट हो रही है, कितने की, 20% की। तो आप कितने प्रतिशत की चावल की खपत में बढ़ोतरी कर दें, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बढ़ा दें। तो देखिए आप सबसे पहले बात करें कि राजस्व कैसे बनता है, यानी कि जो हमारा खर्च होता है वो कैसे बनता है, पैसे कैसे बनता है। बजट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बजट शब्द का इस्तेमाल करें, अगर बजट बोलें तो बजट, नहीं तो राजस्व बोलते हैं इसको। राजस्व की बात करें मतलब कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। राजस्व टर्मोलॉजी थोड़ा नेशनल लेवल पर आ जाता है, तो उसको छोड़कर हम बजट की अगर बात करें या हम खर्च की बात कर लें कि खर्च कैसे बनता है, खर्च की बात कर लें देसी शब्दों में अपने, तो खर्च कैसे बनता है या कितना रुपए आपने खर्च किया कोई चीज़ खरीदने में, तो आप कहेंगे प्रति किलोग्राम कीमत, यानी कि क्या हो जाएगी, प्रति किलोग्राम कीमत, प्रति किलोग्राम कीमत इनटू मात्रा, यानी कि क्वांटिटी, इनटू मात्रा, मात्रा मतलब क्वांटिटी, आप कितनी खा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या बनता है, खर्च बनता है। भाई मान के चलिए आपके घर में 10 किलो शक्कर का खर्चा होता है, 10 किलोग्राम शक्कर आपके घर में एक दिन में खप जाती है। ठीक है, कितनी, 10 किलोग्राम। और शक्कर की बाजार में जो कीमत है वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, मतलब 1 किलोग्राम 40 रुपये में आती है। तो बताइए एक दिन में आपका खर्चा कितना होता है शक्कर के ऊपर। तो आप कहेंगे 10 किलोग्राम खाते हैं, 40 की 1 किलोग्राम आती है। तो आप क्या करेंगे, जो प्रति किलोग्राम कीमत है यानी कि 40, उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मात्रा से। तो खर्चा कितना निकल कर आएगा आपका शक्कर पर, राजस्व या हम जिसको बोलते हैं बजट, तो वो आपका 400 रुपये का खर्चा निकल कर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए यानी कि प्रति किलोग्राम कीमत और मात्रा का गुणनफल खर्च के बराबर होता है। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन में शायद ही कोई सी बात रह जाएगी आपके लिए, क्योंकि इन्होंने बोला है कि चावल के मूल्य में एक तरफ हम मूल्य लिख लेंगे और एक तरफ मात्रा और एक तरफ हम क्या बना देंगे, खर्चा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो हमने लिख लिया एक तरफ मूल्य, एक तरफ हमने लिख लिया मात्रा, और आपको पता है मूल्य इंटू मात्रा बराबर में नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे खर्च। मूल्य कितना है, या प्रति किलोग्राम मूल्य कह लीजिए या मूल्य कह लीजिए, मूल्य इंटू मात्रा करेंगे तो क्या बनेगा, बराबर में खर्चा। अब मूल्य में तो क्या हो रही है, 20% की कमी हो रही है। तो ये नीचे एरो बताएगा, नीचे एरो क्या बताएगा कि 20% की कमी हो रही है। चलो तो नीचे एरो बना लिया, ये क्या बताएगा कि 20% की कमी हो रही है। अब 20% को हम क्या लिखते हैं, तो आप कहेंगे 20% सर होता है 1/5, 1/5। तो 20% को हम क्या लिखते हैं, तो थोड़ा सा इधर क्लियर लिख लें आप। 20% मीन्स आप जानते हैं कितना होता है, 1/5 होता है। तो देखिए अगर हम बात करें कि 20% मीन्स होता है 1/5, उसका फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी कि भिन्न के रूप में आप 20% को 1/5 लिखेंगे। तो मूल्य पहले कितना था, वास्तविक, तो आप बोलेंगे 4 था। ठीक है, ध्यान रखना कमी और वृद्धि का मतलब क्या है, एक जो है वो 5 का 20% है। इसका मतलब पहले मूल्य क्या था, 5 रुपये, यानी कि पहले जो भी वस्तु थी या चावल थी, चावल 5 रुपये प्रति किलोग्राम आता था। कितना, 5 रुपये प्रति किलोग्राम आता था। पहले कितना आता था, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। अब एक की कमी हो गई, 20% मतलब 1/5, और आप जानते हैं कि एक जो होता है वो 5 का 20% होता है। इसका मतलब पहले 5 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत थी चावल की, एक की कमी हो गई। तो एक यहाँ पर किसको बताएगा, कमी को, तो यहाँ आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, कमी लिखा है ना। तो अब नई कीमत कितनी होगी, तो आप कहेंगे 4। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर खर्चा जो है वो अपरिवर्तित रहे, यहाँ का खर्चा और यहाँ का खर्चा दोनों सेम आए। तो ये बोले कि मात्रा यानी कि जो खपत है, मात्रा का मतलब क्या है, खपत से भी है, तो आप खपत लिख लीजिए। मात्रा यानी कि खपत से यहाँ पर मतलब, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। तो अब आप देखिए आपको एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई यहाँ करना है 5 को कि यहाँ पर जो रिजल्ट आए, और यहाँ 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ जो रिजल्ट आए वो दोनों समान आए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है जिससे कि समस्त बजट परिवर्तित ना हो, मतलब अपरिवर्तित रहे, खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ इसके 5 से, तो ये 4 हो जाएगा और ये 5। तो देखिए ये कितना बनेगा, 20, और ये भी कितना, 20। तो खर्च में कोई चेंज आया, पहले भी 20 और बाद में भी 20।
अब समझ लीजिए कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि पहले यदि आप 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल लाते थे, ठीक है, और आप 20 किलोग्राम चावल लाते थे, कितने 20 किलोग्राम चावल लाते थे, तो कितना खर्चा होगा आपका? 100 रुपये का खर्चा होगा। अब आपको हर महीने 100 रुपये ही मिलते हैं चावल लाने के लिए, ना आप उससे ज़्यादा में लाओगे ना उससे कम में लाओगे। तो अब जब आप दुकान पे गए तो दुकान वाले ने बोला कि चावल की कीमत अब 4 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। कितनी हो गई? 4 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अब आपके पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये के अब कितने आएंगे? तो आप कहेंगे 25 किलोग्राम। तो आपकी खपत बढ़ गई कि नहीं? यानी कि पहले 20 किलोग्राम ले रहे थे तो अब 25 किलोग्राम आपकी खपत हो गई। लेकिन अब यहाँ पे समझें कि मात्रा यानी कि खपत पहले 4 की थी अब 5 की हो गई, तो बताइए कितने की बढ़ोतरी हो गई? तो आप कहेंगे 4 से 5 हो गई, तो 1 की बढ़ोतरी हो गई। बढ़ोतरी और घटोतरी यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज हमेशा ओरिजिनल से देखा जाता है। तो अगर हम ओरिजिनल की बात करें यहाँ पर, तो 1 की बढ़त हुई किसमें? 4 में, यानी कि पहले खपत 4 होती थी अब 5 हो गई, तो 1 किलोग्राम की बढ़त हो गई। तो 1 जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे सर 25% है। यानी कि जो खपत है वो कितनी बढ़ गई? 25% बढ़ गई। तो ये आपका आंसर हो गया। ये समझाने के लिए मेथड था, अगर क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। तो आंसर किस पे टिक कर देंगे आप? ऑप्शन बी पर। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, डायरेक्ट पेपर में कैसे बनाना है हम उस पर चर्चा और कर लेते हैं कि डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन को आपको पेपर में करना है तो कैसे करेंगे। चावल के मूल्य में 20% तक की गिरावट हो गई, कितने प्रतिशत से चावल की खपत में बढ़ोतरी हो सकती है जिससे कि समस्त बजट अपरिवर्तित रहे, यानी कि उसमें परिवर्तन ना हो। तो ध्यान रखना, जब भी बजट अपरिवर्तित वाला केस आएगा तो आपको क्या करना है? चावल की कीमत को 20% कम कर दिया। तो 20% मीन्स आप लिखना पहले 1/5, यानी कि कीमत कितनी थी? 5 थी और अब कितनी हो गई? 4। तो खपत आप 4 से कितनी कर देंगे? 5 कर देंगे, मतलब 1 बढ़ा देंगे। तो जो आपने कम से ज़्यादा किया उसी को ज़्यादा से आप देख लीजिए कितने का डिफरेंस है, यानी कि खपत आपकी 4 से 5 हो जाएगी। अगर कीमत 5 से 4 हो गई तो खपत आपकी 4 से 5 हो जाएगी। तो कितने की बढ़त हो गई? 1 की। तो आप कहेंगे सर 1 जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है? तो 4 का 1 जो है वो 25% है। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 25%। कितना आंसर आ जाएगा? 25%। तो डायरेक्ट आपको पेपर में अब इस तरीके से करना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब आपको डायरेक्ट का तरीका भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें समय बचाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कह रहा है एक नगर की जनसंख्या प्रत्येक 5 वर्ष में, यानी कि हर 5 वर्ष में 5% तक बढ़ती है। क्षेत्र के औद्योगिकीकरण के उच्च दर के कारण पड़ोसी स्थानों से स्थानांतरण की वजह से जनसंख्या में आगे 5% तक की वृद्धि देखी गई। यदि यह ज्ञात हो कि स्थान की प्रारंभिक जनसंख्या 40,000 थी, तो निम्नलिखित में से क्या इस स्थान की वर्तमान जनसंख्या हो सकती है? मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सी जनसंख्या जो है वो वर्तमान जनसंख्या के बराबर होगी? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि किसी नगर की जो जनसंख्या है वो प्रत्येक 5 साल में 5% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? यानी कि अगर पहले साल की हम बात करें तो पहले साल से डायरेक्ट वो कब बढ़ेगी? 5वें साल में बढ़ेगी। और कितना परसेंट बढ़ेगी? तो आप कहेंगे सर 5% की दर से बढ़ती है प्रत्येक 5 साल में। फिर 5 से अगले 10 साल में बढ़ेगी। तो इस तरीके से वो बढ़ती है। लेकिन क्षेत्र के औद्योगिकीकरण की उच्च दर के कारण पड़ोसी स्थानों से स्थानांतरण की वजह से जनसंख्या में आगे 5% तक की वृद्धि देखी गई। मतलब 5% तो बढ़ी रही है, लेकिन इस 5 साल में यह भी देखा गया कि जैसे जैसे औद्योगिकीकरण हो रहा है नगरों का, तो वहाँ क्या है, आसपास के लोग भी आने लगे हैं, तो उससे जनसंख्या बढ़ रही है। भाई जैसे होता है कि गांव से बच्चे निकलते हैं तो वो अपने आसपास के थोड़े बड़े शहरों में जाके पढ़ाई करते हैं। जो आसपास के शहर के बच्चे होते हैं वो जब पढ़ लेते हैं तो वो और आगे पढ़ने के लिए या तो बड़े बड़े और शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं या फिर विदेशों तक निकल जाते हैं। तो जहाँ भी वो जाएंगे जनसंख्या उस क्षेत्र की बढ़ेगी।
ठीक है ना। तो यहां भी यही बात हो रही है कि एक्स्ट्रा 5% और बढ़ जाती है, किसके कारण, तो आप कहेंगे औद्योगिकीकरण के कारण, ठीक है ना, औद्योगिकीकरण के कारण 5% और बढ़ जाती है। तो अब यहां बात हो रही है कि प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, 40,000 थी, तो वर्तमान कितनी है। तो देखिए वर्तमान मतलब अब 5 साल बाद कितनी है, सीधा 5 साल में बढ़ रही है। तो 40,000 जो जनसंख्या थी पहले बढ़ेगी कितनी, तो आप कहेंगे 5%, तो यानी कि ये खुद का 100% है, तो ये 105% हो जाएगी। और एक्स्ट्रा 5% बढ़ रही है औद्योगिकीकरण के कारण, तो उसका आप 105% फिर निकाल दीजिए। तो ये 5 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी होगी, वर्तमान मतलब अभी भाई, पहले की जनसंख्या यदि 40 थी, 40,000, तो 5 वर्ष बाद मतलब वर्तमान की पूछ रहे हैं। यदि प्रारंभिक जनसंख्या 40,000 थी, तो निम्नलिखित में से इस स्थान की वर्तमान जनसंख्या हो सकती है, क्या हो सकती है आपको बताना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 40,000 इंटू 105 को आप लिख सकते हैं 21/20, इसको भी आप लिख सकते हैं क्या 21/20, किससे कट जाएगा 5 से। देखिए 20 से कटेगा 420 बार, 20 का वर्ग होता है और 2 जीरो लग गए। 20 से कटेगा 2000 कितने 100 बार, ठीक है। 21 का वर्ग आप कहेंगे सर 441 होता है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया 44,100, 44,100। तो हमने देखा कि जो नगर की वर्तमान जनसंख्या यानी कि 5 साल बाद की जो बात कर रहे हैं वो कितनी है, 44,100। किस ऑप्शन में आपको दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, 44,100 आपका क्या है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है, जब एक रेडियो का मूल्य 20% कम हो गया तो उसके विक्रय में 80% की वृद्धि हुई, तो विक्रय पर कुल प्रभाव क्या था, यह आपको बताना है। क्या पड़ा या क्या था, बात एक ही है। देखिए रेडियो के मूल्य में 20% की कमी होगी। देखिए जैसे लॉकडाउन का दौर था, लॉकडाउन में लोग घर में बैठे थे, टाइम पास करने के लिए क्या करना है, तो आपके पास सभी के पास मोबाइल है, तो नेट चलाया, जियो फ्री है तो दम से आपने इस्तेमाल किया, मतलब तो समझ रहे हैं बात, तो जियो का आपने दम से इस्तेमाल किया। लेकिन अब बात हो रही है कि अगर मान के चलिए उस दुनिया में पहुंच जाइए वापस से, जब नेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे, जब रेडियो का हम इस्तेमाल करते थे, और उस समय अगर कोरोना आ जाता तो आप क्या करते। आपके घर में रेडियो था एक साधन, टीवी नहीं है, लाइट जाती रहती है समय समय पर, पहले कुछ ऐसे ही हालात थे, तो समय समय पर लाइट जाती रहती है, तो हमने क्या किया भाई, एक रेडियो खरीद लिया। 5 से 6 महीने का जो ड्यूरेशन था, 7 महीने का, वो कैसे व्यतीत करें, तो गाने सुन लें, FM सुन लें रेडियो पर, जो हमारा दूर संचार, वो जिसको क्या बोलते हैं दूरदर्शन टाइप के कुछ चैनल आते थे, उनको सुन लें, ठीक है ना। तो इस माध्यम से अपना टाइम पास करते। फिर तो सोचिए, उस कल्पना में जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए और चीज़ों को समझिए। तो जब रेडियो की कीमत में क्या हो गई, 20% की कमी हो गई भाई, एकदम से कोरोना आया, सब कुछ बंद हो गया मार्केट वगैरह, तो रेडियो वाले जैसे आपने देखा सब्जियां एकदम फ्री में मिलने लगी थी, बहुत कम दामों में, बिक नहीं थी, रोक ले नहीं रहते, तो सस्ती कर दी थी सब्जियों की कीमत को। इसी प्रकार स्टार्टिंग में 1-2 महीने रेडियो नहीं बिके, तो इस वजह से मालिकों ने क्या किया, 20% कीमत कम कर दी, मतलब जो रेडियो 100 रुपये का आता था उसको 80 रुपये का कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने देखा कि 80 रुपये में रेडियो मिल रहा है, टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या करें, तो वो तेजी से घर से निकले, चोरी से छुप छुपा के, पुलिस से बच बचा के, क्योंकि लॉकडाउन का समय, तो निकले घर से और रेडियो वाले की दुकान पे पहुंचे, कैसे भी करके उन्होंने अपनी जुगाड़ बिठा ली और उसका रेडियो को खरीद के लाए। तो अब जब दुकानदार ने देखा तो उसका विक्रय 80% बढ़ गया, मतलब जहां पहले 100 रेडियो बिकते थे, अब 180 रेडियो बिकने लगे। कितने बढ़ गए, 180 बिक गए, 100 की जगह 180 बिक गए। पहले जहां 100 ही बिकते थे जितने ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन में 180 बिक गए। तो अभी अब आपको बताना है कि विक्रय पर कुल क्या प्रभाव पड़ा। विक्रय का मतलब उसने कुल कमाई कितनी कर ली। अब यहां पर मतलब क्या है, कमाई कितनी कर ली। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बात करते हैं कि कीमत में यानी कि मूल्य में कितने की कमी हुई, तो आप कहेंगे सर 20% की कमी हुई। 20% मतलब 1/5। तो आप कहेंगे पहले मूल्य कितना था, पहले मूल्य कितना था, हम पहले की बात करें कि पहले मूल्य कितना था और कमी के बाद मूल्य कितना है,
बाद में मूल्य कितना है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको पता है 20% की कमी हो रही है। आप जानते हैं एक जो है वो 5 का 20% होता है, तो एक तो कमी को 100 करेगा और 5 बताएगा पहले वाले मूल्य को। तो पहले जो रेडियो 5 रुपए का आता था, अब एक की कमी होगी, अब 4 रुपए का आ रहा है। ठीक है, अब उसके विक्रय में मतलब उसकी संख्या में, बिक्री की संख्या में कितने की वृद्धि हो गई, तो 80% की। तो अगर हम बात करें कि विक्रय मूल्य नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है, तो आप गलती कर जाएंगे। विक्रय में 80% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 80% मीन्स होता है 4/5। तो अगर हम बात करें कि पहले विक्रय कितना था, तो पहले अगर हम विक्रय की बात करें कि पहले विक्रय कितना था, पहले कितने रेडियो बिकते थे, पहले विक्रय कितना था, अगर हम इसकी बात करें तो पहले 5 रेडियो बिकते थे। कितने बिकते थे, 5। अब वृद्धि हो गई, मतलब 4 की वृद्धि हो गई, तो अब कितने विक्रय हैं। तो अब की बात करें, अब बाद में अब कितने विक्रय हैं, तो बाद में विक्रय कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 4 की वृद्धि हो गई मतलब 9। तो आपको पता है कि पहले एक रेडियो अगर 5 का आता था और 5 बिकते थे, तो बताइए कुल विक्रय कितना होता था, कितने रुपए का। तो रुपए की हम बात करें तो दुकानदार को यहाँ रुपए मिलते थे 25 रुपए कुल, पहले उतने ही ड्यूरेशन में जितने ड्यूरेशन में अभी उसने बेचे। अब यहाँ बात हो रही है कि अब कीमत हो गई रेडियो की 4 रुपए, लेकिन उनकी संख्या बढ़ गई। अब कितना विक्रय हो रहा, 9 रेडियो बिक रहे हैं उतने ही ड्यूरेशन में, उतने ही समय। मतलब अगर एक दिन में पहले 5 रुपए के हिसाब से 5 रेडियो बिकते थे, तो एक दिन की कमाई दुकानदार की 25 रुपए थी। अब 4 रुपए के हिसाब से 9 रेडियो बिकते हैं एक दिन में, तो अब दुकानदार की कमाई कितनी हो गई, 36 रुपए हो गई। तो बताइए उसका विक्रय बढ़ा कि कम हुआ, तो आप कहेंगे बढ़ा। 25 से 36 हो गया, कितना बढ़ा, 11। और कमी और वृद्धि का प्रतिशत हमेशा वास्तविक से देखा जाता है। तो 11 की वृद्धि हुई, किस में हुई, 25 में, इंटू क्या कर देंगे 100। तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 11 चौक कितना हो जाएगा 44%। तो इस प्रकार आपने आंसर दे दिया कितना, 44%। 44% उसका विक्रय, यानी कि एक दिन की बिक्री जो थी, पैसे की जो बिक्री है, मूल्य जो था उसके एक दिन कान में कितना 44% बढ़ गया। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अब ये बातें तो हमने समझ ली, ठीक है। अब पेपर में कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट करना है आपको पेपर में कि 20% आप जानते हैं कितना, 1/5 कम बोल रहे हैं, तो 5 से कितना हो गया 4, यहाँ डायरेक्ट लिखना है इस तरीके से। 80% की क्या हो गई, उसकी संख्या में वृद्धि हो गई, तो 80% मीन्स भी आप जानते हैं कितना होता है 4/5, तो 5 से 4 की वृद्धि होगी तो 9 हो गया, ठीक है। 1/5 मतलब 5 में 1 की कमी की थी, 4/5 मतलब वृद्धि बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ क्या बोल रहे हैं वृद्धि, तो 5 से 9 हो गए। तो पहले राजस्व यानी कि एक दिन की उसकी कुल कमाई कितनी होती थी दुकान की, तो आप बोलेंगे 25, और अब कितनी होती है 36। बस ये 11 की वृद्धि हुई, 25 से हुई, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 11 चौक कितना हो जाएगा 44% की उसकी एक दिन की बिक्री में वृद्धि हुई। तो ये आपका कौन सा मेथड हो गया भाई, ये आपके लिए सेकंड मेथड हो गया। बात आपको समझ में आ गई। तो आपको पेपर में इस तरीके से, शॉर्ट तरीके से निपटाना है क्वेश्चन को, ठीक है। क्लियर है बात, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर दिया हुआ है, एक कॉलेज में 60% शोध विद्यार्थी लड़कियां हैं, ठीक है। प्रत्येक शोध विद्यार्थी लड़की का वार्षिक जेब खर्च 25,000 रुपये है और शोध विद्यार्थी लड़के का 35,000 रुपये है। कॉलेज में सभी शोध विद्यार्थियों का एक साथ औसत वार्षिक जेब खर्च कितना है। देखिए जो रिसर्चर्स होते हैं ना, जो रिसर्च करते हैं कॉलेजों में, उनको गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है। जब वो रिसर्च करते हैं तो उनके जेब खर्च के लिए मान लें, पॉकेट मनी मान लें, उनको पैसा देती है। यहाँ पर पॉकेट मनी बोल रहे हैं लेकिन वो दूसरा शब्द होता है। यहाँ पर हम बात करें कि 25,000 रुपये का जेब खर्च देती है, ठीक है। एक कॉलेज में 60% शोध विद्यार्थी लड़कियां हैं, मतलब जो रिसर्चर हैं वो 60% है। तो हमने मान लिया कि कॉलेज में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल स्टूडेंट की अगर हम बात करें, टोटल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें कि कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स हमने मान लिए कितने हैं 100। अब इस 100 में से 60%, 60% आप जानते हैं कितना 60, तो ये क्या है गर्ल्स है। गर्ल्स कितनी है 60 है।
और इस 100 में से अब 60 यदि गर्ल्स हैं तो 40% क्या होंगे, बॉयज़ होंगे, यानी कि बचे हुए 40% यानी कि 40 क्या बॉयज़ हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई हमारे। ये स्पष्ट है कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है, ये हमें पता चल गई, क्योंकि कॉलेज में हमने मान लिया कि लड़कियां और लड़के कुल मिलाकर कितने हैं, 100 हैं, तो 100 में से 60% यदि लड़कियां हैं तो 40% लड़के होंगे, ठीक है, यानी कि 60 लड़की तो 40 लड़के। अब इन्होंने बोला कि एक साल में जो लड़कियों का जो वार्षिक खर्च है एक लड़की का, यहाँ पर लिखा है प्रत्येक शोध विद्यार्थी लड़की का, प्रत्येक मतलब एक लड़की का साल में 25,000 रुपये का जेब खर्च आता है। तो अगर एक लड़की का 25,000 आता है तो 60 लड़कियों का कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 25,000 × 60। कभी भी इसका गुणा मत करके उसका समय मत खराब करना अपना खुद का, कैसे समय बचाना है वो देखिए। और एक लड़के का खर्चा कितना मिलता है एक साल का, तो 35,000 रुपये। तो 40 लड़कों का कितना होगा, तो आप कहेंगे 35,000 × 40, मतलब एक साल में लड़कियों का कुल खर्च ये आ गया। कुल खर्च की अगर हम बात करें, किसका कुल खर्च है, ये लड़कियों का, और ये कुल खर्च है एक साल में लड़कों का। तो कुल खर्च लड़के प्लस लड़कियों का कितना होगा, क्योंकि हमें निकालना है औसत खर्च। औसत खर्च कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कुल खर्चा एक साल में कितना हो रहा है लड़के प्लस लड़कियों पर, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कॉलेज में सभी शोध विद्यार्थियों का एक साथ औसत वार्षिक जेब खर्च कितना है। मतलब सभी से मतलब लड़के और लड़की दोनों को मिलाकर एक साल में उन पर कितना खर्चा होता है ये आपको बताना है। तो अब आप देखिए, अगर हम बात करें कुल खर्च की, लेकिन कौन सा वाला कुल खर्च है ये कुल खर्च है आपका लड़कियों का प्लस लड़कों का। तो इन दोनों का योग करिए आप, तो आप कहेंगे सर 25,000 × 60 प्लस 35,000 × 40, तो ये कुल खर्च हो गया लड़के और लड़कियों का। तो औसत कैसे निकलेगा, कुल खर्च बटे कुल संख्या। कुल संख्या मतलब कितने छात्र हैं, तो चलिए औसत निकाल लेते हैं। तो औसत कैसे निकालेंगे, औसत आपका हो गया कुल खर्च। तो कुल खर्च की हम बात करें तो यहाँ पर कितना है 25,000 × 60 प्लस, तो आप कहेंगे सर 35,000 × 40, और बटे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर टोटल विद्यार्थी 100 है। अब देखिए हमने क्यों बोला था कि आप गुणा मत करिए, मल्टीप्लाई मत करिए, कर भी लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ऊपर से 2 जीरो कॉमन ले लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे 100 को काट दीजिए। तो 2 जीरो यहाँ से ये वाले और 2 जीरो यहाँ से ये कैंसिल हो गए। 25 छिक्का कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 150, और ये जीरो खत्म हो गया नीचे का। 25 छिक्का 150, ठीक है, एक जीरो ये एक जीरो ये, यानी कि 15,000 ये हो गया। प्लस आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे 35 यानी कि 350 × 40 करेंगे, तो 35 चौका 140 होता है। कितना होता है 140, और 2 जीरो ये लगा दिए तो 14,000 ये हो गया। दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे मतलब 29,000। तो जो औसत खर्चा है सभी शोध विद्यार्थियों का वो 29,000 रुपये का वार्षिक रूप से है, यानी कि एक शोध विद्यार्थी पर औसतन 29,000 रुपये एक साल में खर्च होता है। तो हमारे किस ऑप्शन में दिया 29,000, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आई होप बात आप तक पहुंच गई किस तरीके से करना है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, तो इस प्रकार हमने क्या किया, जो हमारा पेपर था 22 अगस्त 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट का, आज हमने उसके 10 बेहतरीन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। इससे एक आइडिया लेके किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके आगे क्रम को जारी रखते हुए मीन्स 31 से लेकर आगे जितने भी लास्ट आपको क्वेश्चन होंगे वहाँ तक सॉल्व करेंगे। लास्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी पेपर में 44, किसी में 40, किसी में 42 है। तो अब हमारे पास लास्ट में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं अब हम उनका सॉल्यूशन करेंगे, और वो शायद हमारे पास 14 हैं क्योंकि इस पेपर में आपके 44 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब हम 31 से लेकर 44 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।